आप सभी का एक बार फिर से एडवेंचर स्टडी पॉइंट में मैं हूँ आकाश आपके साथ। और आज हम लेके चल रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। इस पर हम एक सीरीज़ लाएंगे और इसमें हम देखेंगे कि राज्य व्यवस्था होती क्या है और भारत की राज्य व्यवस्था किस प्रकार की है, कैसी पॉलिटिकल सिस्टम भारत में काम कर रहा है। और संविधान में जितने भी आर्टिकल, हम पूरे संविधान को पढ़ेंगे प्रेम्बल से लेके उसके एंड तक। और जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे वो हम देखते हुए चलेंगे साथ के साथ। जैसे जैसे विधायिका, कार्यपालिका और ये जो होती है, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से बात करेंगे और आर्टिकल वाइज इनके कार्य और इनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं ये भी देखेंगे। और जो ये जो सीरीज़ है ये रहने वाली है हेल्पफुल जो एसएससी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सीडीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या यूपीएससी प्री भी जिसको देना है उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये बीच बीच में टॉपिक्स कुछ होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो उनके पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था शुरू करने से पहले तो हम ये समझ लेते हैं राज्य व्यवस्था शब्द का अर्थ क्या होता है। राज्य व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला है राज, दूसरा है व्यवस्था। राज का मतलब होता है शासन और व्यवस्था का मतलब होता है संचालन, यानी शासन का संचालन करना राज व्यवस्था कहलाता है। अब जो संचालन करते हैं तो संचालन करने के लिए एक अनिवार्य तत्व की जरूरत है, मतलब कोई ना कोई चीज़ तो चाहिए ना जिसके द्वारा हम शासन करेंगे, जिसके द्वारा शासन चलेगा। तो वो अनिवार्य तत्व है कानून। कानून के बिना शासन नहीं चलाया जा सकता, तो हमें शासन चलाने के लिए कानून की ज़रूरत है। राज्य व्यवस्था किसी भी देश में, जैसे आज हम अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर संसद या पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, ये नॉर्मली ये वर्ड सुना होगा। भारत में अगर हम बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं। पहला राष्ट्रपति जो उसका हेड होता है, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा। लोकसभा को पब्लिक हाउस कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर्स चुन के आते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक की तरफ से चुन के आते हैं। और राज्यसभा को प्रतिनिधित्व सदन यानी रिप्रेजेंटेटिव हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्षेत्र को। तो तीनों को मिला के, तीनों अंगों को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अब हम बात थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रो की, यानी संविधान क्या होता है। संविधान को अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो यह अधिनियमों का संग्रह है, यानी कलेक्शन ऑफ एक्ट्स है, एक्ट्स या लॉ कह सकते हैं। तो कानूनों का संग्रह है, हम इसको संविधान को हम कह सकते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने बताया होगा। किसी शासन को चलाने के लिए, प्रशासन को संचालन करने के लिए कानून ज़रूरी है। तो उस कानून के संग्रह को हम संविधान कह रहे हैं। संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है, सम और विधान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है समान, यानी इक्वल, इक्वालिटी, समानता। और विधान का अर्थ होता है तरीका, यानी देश में कोई भी नागरिक है उसके लिए इक्वल प्रोसेस है, चाहे वो सजा देने का हो या उसके अधिकारों को देने का हो, सारी चीज़ों में उसके लिए एक इक्वल प्रोसेस रखा हुआ है, जिसको हम संविधान कहते हैं। जो संविधान है जिसके अंदर सबके अधिकार वगैरह सब कुछ बताए हुए हैं। संविधान की बॉडी होती है या इसके भी अंग होते हैं। पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये इसके स्तंभ कहलाए जाते हैं संविधान के। और संविधान का चौथा स्तंभ जिसको माना जाता है वो है मीडिया, जो आज हम देखते हैं टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल्स वगैरह जो होते हैं, सोशल मीडिया वगैरह हो गया, इसको मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है, नेचर इसका। तो जो हमारा भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा संविधान जो है वो यूएसए का है। और लिखित संविधान की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा लिखित संविधान भी भारत का ही है। और अगर अलिखित या मौखिक संविधान की बात करें तो वो सऊदी अरेबिया और ब्रिटेन, इन दो देशों का अलिखित या मौखिक संविधान जिसको हम कहते हैं। हमारे संविधान में एक क्वालिटी है कठोर संविधान, या तो कठोर होता है या लचीला होता है। लेकिन इंडिया का संविधान जो है वो दोनों तरीके का है, यानी इसमें मिक्स्ड क्वालिटी पाई जाती है। मिक्स्ड कैसे, जैसे कठोर संविधान होता है उसमें चेंजेस करने इतने ज़्यादा आसान नहीं होते हैं, वो जल्दी से किसी भी चीज़ की चेंजेस में नहीं होती है। जैसे कि यूएसए का संविधान, यूएसए के संविधान में आप जल्दी से चेंजेस नहीं कर सकते। और लचीला संविधान ब्रिटेन का है, जैसे कि लचीला वो होता है जिसमें आप बहुत आसानी से बदलाव ला सकते हैं।
तो वो संविधान ब्रिटेन का है। लेकिन भारत का जो संविधान है वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि या ना तो उसमें जल्दी से कोई चेंजेस ला सकते हैं, और ना ही इतनी जल्दी से, ना ही उसमें से चेंजेस लाना इतना ज़्यादा मुश्किल है। मतलब चेंजेस लाए भी जा सकते हैं और नहीं भी ला सकते हैं, कहीं जगह पे ला सकते हैं, कहीं पे नहीं ला सकते। इसको हम देखेंगे कहाँ ला सकते हैं, कहाँ नहीं ला सकते। अब हम देखते हैं विधायिका के बारे में, जो संविधान का पहला अंग कहलाया जाता है। ये विधायिका जो थी, अब इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। सब विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, कानून का निर्माण करना। ठीक है। इस विधायिका जो है दो तरीके की पाई जाती है भारत की, अगर हम बात करें तो पहली होती है संघ में, यूनियन की, और दूसरी होती है राज्य की, स्टेट की। संघ की विधायिका के तीन पार्ट होते हैं फिर से: प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, जिसको हम ऊपर पढ़ के आए संसद, वो संघ की विधायिका होती है। राज्य की विधायिका में होते हैं राज्यपाल, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल सब स्टेट में नहीं है, किसी किसी स्टेट में पाई जाती है, लेकिन नॉर्मल राज्यपाल और लेजिस्लेटिव असेंबली ही मिलकर राज्य की विधायिका का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून लागू करना। कानून जो भी विधायिका ने बनाया है उसको सही ढंग से लागू करा देना समाज के अंदर। कार्यपालिका के भी दो तरीके के प्रकार होते हैं: एक संघीय कार्यपालिका होती है, एक राज्य या प्रांतीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के फिर तीन पार्ट्स होते हैं, तीन तीन तरीके, तीन अंग होते हैं इसके एक तरीके से। पहला प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, और फिर मंत्री परिषद, जो भी प्राइम मिनिस्टर की जो मिनिस्ट्री काउंसिल जिसको हम कहते हैं, ये तीनों मिलकर कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। राज्य की अगर हम बात करें तो उसमें गवर्नर यानी राज्यपाल, चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री होता है, और इसकी मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री की राज्य स्तर पर जो मुख्यमंत्री परिषद है, ये तीनों मिलकर राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका, जुडिशरी, जो संविधान का तीसरा अंग यहाँ पे हमने देखने को मिला था। ये इसको देख लेते हैं थोड़ा इंट्रो। जुडिशरी का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे ट्रायंगल शेप में है। यानी जो सबसे ऊपर जो शीर्ष पर है वो हो गया सुप्रीम कोर्ट, हेड कोर्ट, मतलब पूरे इंडिया का सर्वोच्च न्यायालय। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका जो स्थापना हुई थी वो 28 जनवरी 1950 में की गई थी। उससे निचले स्तर पे आते हैं हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ये इंडिया के अंदर अब तक सिर्फ 25 हैं। 28 राज्य हैं और 7 सिस्टर्स हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट हैं वो 25 हैं, क्योंकि कई हाई कोर्ट्स को एक से ज़्यादा स्टेट्स की जिम्मेदारी दी हुई है। उसके और नीचे आते हैं तो इसके नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट। इसमें आते हैं जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, तहसील कोर्ट हो गए, लोक अदालत हो गई, सिविल कोर्ट हो गए। इस तरीके के और भी बहुत सारे कोर्ट होते हैं जो छोटे छोटे स्तर पर होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं, उनको अधीनस्थ न्यायालय बोला जाता है। अब ये जो हाई कोर्ट है या सबॉर्डिनेट कोर्ट है, इनको क्यों लाया गया जब सुप्रीम कोर्ट था? तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना कार्यभार था कि वो अकेला नहीं संभाल सकता था, इसलिए उसने अपनी सहायता के लिए हाई कोर्ट बनाया, और हाई कोर्ट ने अपनी सहायता के लिए अधीनस्थ न्यायालय को स्थापना करी। अब कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मुख्य बातें अगर हम देखें तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, ओरिजिनल उसकी जो लैंग्वेज थी, वो शुरू में जब पहली बार लिखा गया था तो वो इंग्लिश में लिखा गया था। और उसको लिखा किसने था? प्रेम बिहारी नारायण रायज़दा, ये राइटर थे इसके कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा था इंग्लिश में। और इसको ट्रांसलेट किया था हिंदी में कब? 1987 में। किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य। ये एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। वसंत कृष्ण वैद्य, ये एक ही जिले का नाम है। इन्होंने संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ 1987 में। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें शुरुआत में 80,000 वर्ड्स थे। अगर हम पूरे संविधान की बात करें शुरू से लेकर एंड तक, तो उसमें 80,000 वर्ड्स थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो उसमें 1,47,000 वर्ड्स हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम संविधान का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? आज जब हम देख रहे हैं, जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन जो आज हमारे हाथ में है, ये आखिर बना कैसे? उसकी शुरुआत होती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उस समय क्या हुआ? बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले जो ब्रिटिश शासन था वो खाली बंगाल तक ही था। उसके बाद जब ये धीरे धीरे फैले तो इन्होंने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दी। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, जो
गवर्नर जनरल बने बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास के। उस समय क्या हुआ, इस टाइम पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना करी थी अंग्रेजों के टाइम पे। जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पीछे स्थापना देखी थी हमने, ये हुई थी हमारी आज़ादी के बाद, ये आज़ाद भारत की स्थापना है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की रियल स्थापना की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने 1773 के एक्ट के तहत कर दी थी। इस समय एक चीफ जस्टिस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में। पहले चीफ जस्टिस का नाम था सर एलिजा इम्फे, और 3 अनदर जस्टिस, इनकी सहायता के लिए 3 अलग जस्टिस और नियुक्त किए गए थे। एक थे चैम्बर्स, एक लिमेस्टर और एक हाइड। ये 3 और जस्टिस थे जो ये एलिजा इम्फे के लिए, एलिजा इम्फे की हेल्प के लिए इन्होंने नियुक्त किए गए। और एक 4 मेंबर्स की एक काउंसिल गठित की थी इस एक्ट के तहत। इस काउंसिल में थे फिलिप फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मैनसन और वार्नेल। ये 4 लोगों की एक काउंसिल जो थी वो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित की थी। उसके बाद आया 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड पिट के द्वारा लाया गया। 1793 में आया चार्टर एक्ट। उसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा बिजनेस राइट दिए गए थे, उसको इन्होंने कम कर दिया। बिजनेस राइट्स को इन्होंने कम कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दिए हुए थे। और ये राइट्स खोल दिए गए किसके लिए, ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए। पहले ब्रिटिश सिटीजन जो थे, वहाँ के जो लोग थे ब्रिटिशर्स, उनको डायरेक्टली जो व्यापारी थे उनको इंडिया में ट्रेड करने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट दिया हुआ था। 1813 का जो एक्ट आया उसमें बिजनेस राइट ईस्ट इंडिया कंपनी कम करके जो नॉर्मल सिटीजन थे, जो नॉर्मल व्यापारी थे, उनको ये राइट दे दिया गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका एडमिनिस्ट्रेटिव राइट जो था उसको बढ़ा दिया गया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, बिजनेस की जगह इंडिया में प्रशासन संभालेगी। और इसी एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि जो इंडियन एजुकेशन के लिए, इंडियंस की एजुकेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने प्रावधान किया कि 1 लाख रुपए पर ईयर वो खर्च करेंगे इंडियंस की एजुकेशन के लिए। 1833 का एक्ट आता है, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट। इसमें क्या होता है कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले पहले खाली बंगाल के गवर्नर थे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बने वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद इनको इनकी उपाधि और बढ़ा दी गई। जब इनका साम्राज्य और बढ़ गया तो इनको इंडिया का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहले इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसी एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बिजनेस राइट्स थे पहले कम किए थे, अब यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ही खत्म कर दिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, इनके खाली एडमिनिस्ट्रेटिव राइट थे। अब इनका काम क्या था ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि खाली अब ये प्रशासन संभालेंगे, अब बिजनेस इनका कोई अधिकार नहीं है। और इसी एक्ट के थ्रू एक लीगल एडवाइजर की भी नियुक्ति की गई। इसके द्वारा विधि आयोग के द्वारा एक विधि आयोग का गठन हुआ था जो नियम कानून वगैरह की देखरेख करता था। इसके द्वारा एक लीगल एडवाइजर की नियुक्ति की गई। तो पहले लीगल एडवाइजर थे लॉर्ड मैकाले, जिसकी आज हम शिक्षा पद्धति भी देखने को मिलती है, मैकाले शिक्षा पद्धति। उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या हुआ था, ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट शुरू कर दिया था इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज के थ्रू। जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेके और इंडिया के अंदर ऑफिसर्स नियुक्त कर दिए गए, इंडिया के ही ऑफिसर। पहले ब्रिटेन से आते थे ये, लेकिन अब सिविल सर्विस का एग्जाम जो था वो इंडिया के ही लोग दे सकते थे। फिर नेक्स्ट आती है 1857 की क्रांति। ये जो है इतिहास के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि दिसंबर 1856 में एक वो हुआ कि जो एनफील्ड राइफल थी, उसमें ऐसा माना जाता है, जो 1857 क्रांति के कारण थे उसमें से एक कारण ये भी माना जाता है कि जो एनफील्ड राइफल है उसकी जो गोली होती थी उसके ऊपर सुअर और गाय का मांस कोटिंग किया जाता था, ताकि उसको रिएक्शन से बचाया जा सके। उस समय क्या था कि जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके अंदर इंडियन पीपल ज़्यादा थे और ब्रिटिश पीपल कम थे। यानी 6:1 का लगभग इतना रेशियो उनका चलता था। अगर 6 इंडियन लोग हैं तो 6 पर 1 ही ब्रिटिश मिलेगा वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी के अंदर। इससे इंडियन लोग जो भड़क गए थे, और इससे फिर इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 1857 की एक क्रांति करी थी। अब हम देखते हैं संविधान में प्रस्तावना, प्रेम्बल।
जब संविधान शुरू होता है तो उसमें जब कोई भी किताब शुरू होती है उसमें हमें प्रस्तावना देखने को मिलती है। ऐसे ही संविधान में भी एक प्रस्तावना है। संविधान के स्रोत, इसको हम कुछ कई पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला है संविधान के स्रोत, यानी कि इसको कहाँ से लिया, कहाँ से गया संविधान को। हम भारत के लोग, स्रोत क्या है इसका, हम भारत के लोग, हमसे प्रेरित होकर ही ये संविधान बनाया गया है। हमारी ही अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, हमारे ही जो कर्तव्य हमको बताने के लिए नियम कानून बनाए हैं ताकि हम सुचारू रूप से शासन चल सके हमारे देश का। संविधान को स्वीकार करने की तिथि क्या थी, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी या एडी में संविधान को स्वीकार कर लिया गया। अब संविधान का है हमारे, सबसे पहला तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत जो है वो इंडिया अपने अपने आंतरिक निर्णय और जो हमारे देश के बाहर के निर्णय हैं उसको लेने में सक्षम है। उसको मतलब किसी और की ज़रूरत नहीं है अपने निर्णय को लेने के लिए, किसी और की राय की ज़रूरत नहीं है। वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ हो गया वो समाज कल्याण के लिए प्रेरित होना, मतलब भारत की जो दृष्टि है, दृष्टिकोण है, वो समाजवादी है, यानी कि समाज के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी और के धर्म की रिस्पेक्ट करना या उसको सम्मान करना, तो किसी एक धर्म की तरफ झुकाव ना देना। अगला है लोकतंत्रात्मक, यानी लोकतंत्र होगा, जो भी नेता वगैरह चुन के जाएंगे वो पब्लिक के द्वारा चुने जाएंगे। जो भी राजा शासन करेगा पंथ लोगों के ऊपर, वो लोग ही चुन के बताएंगे कि हमारे ऊपर कौन शासन करेगा। नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ हो गया कि कई सारे राज्यों का एक समूह, गणराज्य, राज्यों का समूह गणराज्य। भारत क्या होगा, राज्यों का समूह, जो आज हम देखने को मिलते हैं 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं, तो इसी वजह से क्योंकि भारत एक गणराज्य है। अब संविधान के लक्ष्य, संविधान को बनाया तो उसके कुछ लक्ष्य भी हैं। तो लक्ष्यों में रखा गया कि नागरिकों के लिए सबसे पहला काम है कि न्याय करना। न्याय किस तरीके का, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों तरीके का न्याय लोगों तक पहुंचाना। लिया कहाँ से गया है, रशियन रिवॉल्यूशन, जो 1917 की बोल्शेविक क्रांति है, जिसको रूस की क्रांति माना जाता है, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस चीज़ की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, इन सब चीज़ों की हर नागरिक को भारत के अंदर स्वतंत्रता हो। नेक्स्ट है समता, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी यानी प्रतिष्ठा और अवसर, यानी हर किसी नागरिक का सम्मान है, सबको बराबर नज़र से देखा जाएगा। और अवसरों की बात करें तो किसी के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये अमीर है या गरीब है या ये इस जाति का या उस जाति का है। बिना भेदभाव के उसको समान अवसरों तक उसकी पहुंच। नेक्स्ट है बंधुता, फ्रेटर्निटी, यानी एकता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसका हमें सम्मान करना है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। नेक्स्ट प्रेम्बल। प्रेम्बल जो था वो पहले नहीं था संविधान का पार्ट, ये बाद में संविधान का पार्ट बना है। पहले जब संविधान बना था तो उस टाइम पे प्रेम्बल जो था वो संविधान का पार्ट नहीं था। क्या था कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, ठीक है, और इसी दिन संविधान सभा की गठन भी हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट जो था वो 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का हुआ था और इसी दिन इनकी पहली बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी सबसे ओल्डेस्ट पीपल या सीनियर सिटीजन जो सभा में थे, 207 लोग थे, और इन 207 लोगों में सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये क्या थे, अस्थाई अध्यक्ष थे, क्योंकि ये अस्थाई अध्यक्ष थे क्योंकि इनको खाली एक दो दिन के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन थे। उसके बाद अध्यक्ष कोई और चुना गया। और इस बैठक में, पहली बैठक में, मुस्लिम लीग जो थी वो अब्सेंट थी, यानी मुस्लिम लीग का एक भी बंदा यहाँ पे नहीं आया था पहली बैठक में। दूसरी संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946। इसमें चेयरमैन चुन लिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो अस्थाई अध्यक्ष थे।
जब 9 दिसंबर को उन्होंने अस्थायी अध्यक्ष थे और 11 दिसंबर को इनके जो स्थायी अध्यक्ष जो मेन अध्यक्ष थे उनको चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये खाली 2 दिन के लिए अध्यक्ष थे। तीसरी संविधान सभा की बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। पीटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए तीसरी संविधान सभा की बैठक में। इसमें क्या हुआ, जो ये प्रस्ताव था, ये बैठक चली 13 दिसंबर से 22 जनवरी 1947 तक, और 22 जनवरी 1947 को जो उनका उद्देश्य प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान निर्माण का कार्य इसी के बाद फिर प्रारंभ हो गया। और जो इनका उद्देश्य प्रस्ताव था इसी को हम प्रस्तावना का नाम दिया था, और इसी को आज हम प्रस्तावना के रूप में देखते हैं। प्रेम्बल, अब प्रेम्बल जो है वो लिया कहाँ से गया, उसका स्रोत कहाँ से था? ये लिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से। और इसकी लैंग्वेज का सोर्स क्या था? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो मैंने बताया भी, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो इंग्लिश में बना हुआ। तो जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने कुछ वर्ड्स, कुछ लैंग्वेज जो थी वो पूरी ली थी इसकी प्रेम्बल की। अब बात आती है क्या प्रेम्बल में एक भी बार अमेंडमेंट हुआ है? हाँ, तो एक बार इसमें संशोधन किया गया है। कब किया था? 42वां संविधान संशोधन 1946। इसमें क्या किया था? 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो थे वो 42वें संविधान संशोधन के तहत 1946 के तहत प्रेम्बल के अंदर जोड़े गए थे। अब प्रस्तावना की उपयोगिता क्या है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेम्बल। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो संविधान का सार प्रेम्बल को कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, संविधान की आत्मा भी प्रेम्बल को ही कहते हैं। अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप में कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो उसका आंसर था कि प्रेम्बल को, प्रस्तावना को। संविधान का दर्शन प्रेम्बल कहलाता है, और नैतिक, राजनीतिक, धार्मिक विचारों को अभिव्यक्त करती है। यानी जो प्रस्तावना है हमारी वो नैतिक, राजनीतिक, धार्मिक विचारों को अभिव्यक्त करती है। न्यायपालिका प्रस्तावना को आधार मानकर निर्णय दे सकती है। जो न्यायपालिका है हमारी वो प्रस्तावना को भी आधार मानकर निर्णय दे सकती है अपने किसी भी उस पर, क्योंकि संविधान के थ्रू ही, संविधान से ही निर्णय नहीं, ये खाली न्यायपालिका जो है प्रस्तावना को भी आधार मानकर निर्णय दे सकती है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, ये क्वेश्चन है। तो कई बार इसके ऊपर डिबेट रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने माना है, नहीं माना कि जो प्रस्तावना है हमारी वो संविधान का भाग है या नहीं है। तो इस पर बात कर लेते हैं। पहला केस आता है बेरूबारी बनाम संघ राज्य 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। पहले तो इन्होंने मना कर दिया कि संविधान का भाग ये नहीं है। फिर अगला केस आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 में। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था इनने अपनी पुरानी ही बात को दोबारा दोहराया था, दोबारा इसी चीज को एक्सेप्ट किया कि सब जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। नेक्स्ट आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, जो हमने पीछे पढ़ा अभी संविधान की आत्मा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अपरिवर्तनीय है, क्योंकि अगर हम हिंदू माइथोलॉजी को भी देखें उसमें ऐसे ही बोला जाता है कि आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, शरीर मर जाता है, आत्मा जिंदा रहती है। यानी अगर हम सब प्रस्तावना की बात करें तो अगर प्रस्तावना संविधान की आत्मा है तो हम इसको बदल नहीं सकते। संविधान में कुछ भी बदल सकते हैं लेकिन प्रस्तावना बदल नहीं सकते। नेक्स्ट, आज अब तक का बहुत ही फेमस केस रहने वाला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो पिछला डिसीजन था उसको तो सही ठहराया, लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ दी कि हम अगर इसमें प्रस्तावना में अगर कुछ जोड़ सकते हैं लेकिन कुछ हटा नहीं जा सकता। यानी कि अगर हमें प्रस्तावना में कुछ जोड़ना है तो हम इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसमें से कुछ हटाना है तो हम इसको हटा नहीं सकते। इसी के बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे प्रस्तावना में। अब देखते हैं राज्य। राज्य जिसको हम आज देखते हैं, तो राज्य क्यों, मतलब राज्य अगर हम कहें कि राज्य है तो किसको हम राज्य कहेंगे? राज्य की एक तरीके से परिभाषा क्या होगी, क्या अवधारणा है? तो कुछ तत्व हैं
अगर ये तत्व किसी जगह पर पाए जाते हैं तो हम उसको राज्य की अवधारणा दे सकते हैं। पहला कि भौगोलिक परिक्षेत्र हो, मतलब कोई भी एक एरिया हो, जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, तो अभी हम उसको राज्य घोषित कर सकते हैं। सेकंड, वहाँ पे पॉपुलेशन हो, ये ना हो खाली जमीन बंजर पड़ी हो, वहाँ पॉपुलेशन रह नहीं रही, उसको राज्य घोषित नहीं कर सकते, वहाँ पॉपुलेशन भी होनी चाहिए राज्य के लिए। तीसरा, वहाँ पे सरकार होनी चाहिए, ये नहीं खाली लोग हो, जमीनों काम चल जाएगा, राज्य नहीं बनेगा, वहाँ पे सरकार भी होनी चाहिए। चौथा है नेक्स्ट, संप्रभुता, यानी राज्य के अपने निर्णय की क्षमता हो राज्य के अंदर। जैसे कि भारत में अभी पता था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है भारत है, इसी तरह राज्य की संप्रभुता भी है। राज्य जो है वो सरकार उसके निर्णय लेगी कि राज्य में कैसे क्या करना है, नियम कानून कैसे चलेंगे वो केंद्र के मतलब संविधान के दायरे में रहकर, लेकिन निर्णय लेने के लिए बिल्कुल ही स्वतंत्र है राज्य। तो हम उसको एक राज्य कह सकते हैं अगर ये चारों चीज़ें किसी चीज़ में मिल जाती है तो। अब देखते हैं राजनीतिक व्यवस्था की क्यों आवश्यकता है, हमें राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो पहला क्या है, वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी जनता का कल्याण। अगर राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी तो जनता का कल्याण पे कोई भी ध्यान नहीं देगा, तो हमें इसके लिए राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अगर हम राजनीतिक व्यवस्था नहीं लाएंगे तो कोई भी राज्य या अगर सरकार बन भी गई या कोई वहाँ पे जो शासन चलाने वाला हुआ तो वो लोगों के कल्याण के लिए नहीं सोचेगा। इसीलिए लोक कल्याणकारी राज्य की अगर हम राज्य बनाना चाहते हैं तो हमें राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए, यानी अगर हम कोई भी व्यवस्था नहीं लाएंगे, कोई राजनीतिक व्यवस्था हमारे पास नहीं होगी, तो हम किसी भी क्षेत्र को अपना राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते। जब तक उसमें कोई राजनीतिक व्यवस्था ना हो, कोई उसका संचालक ना हो, तो हम उसको राष्ट्र कह ही नहीं सकते। नेक्स्ट है आंतरिक सुरक्षा के लिए। अगर मान लो जमीन है, लोग भी रह रहे हैं, सरकार भी ठीक ठाक बनी हुई थोड़ी नॉर्मल सी, या सरकार मान लो नहीं भी है, कोई और शासक है, कोई वैसे ही शासक बन गया, राजा हो गया, और वो संप्रभुता भी है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा रहेगा, क्योंकि अगर सरकार नहीं है तो राजा कुछ भी करेगा, कुछ भी, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, पब्लिक के साथ कुछ भी हो जाएगा, अंदर दंगे भड़क सकते हैं, कोई प्रशासन नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है जब उसको संभालने के लिए, तो ये चीज़ें पनप सकती है। और पांचवा है हित समूह, यानी कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं समाज के अंदर, जैसे अगर हम मान लो राजनीतिक व्यवस्था है तो ही ये हित समूह बन रहे हैं। मतलब मान लो कोई हित समूह होते हैं, जैसे कि किसानों के लिए अगर कोई हित समूह है तो वो क्या करेंगे, किसानों के हित की बात करेंगे, और अगर राजनीतिक व्यवस्था होगी तो ही तो तभी तो उनकी बात सुनी जाएगी। सिक्स्थ है सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता है। तो समाज में अगर कोई परिवर्तन भी लाना है तो उसके लिए भी हमें राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, वैसे कोई ध्यान देगा नहीं इस पर। नेक्स्ट जुडिशरी। जुडिशरी में अगर लॉ की बात करें तो चार तरीके के लॉ होते हैं। पहला है पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक विधि। ये वो कानून होते हैं जो विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं और कार्यपालिका फिर इनको लागू करती है। ये मानव द्वारा मानव के लिए बनाए गए कानून है, इसको हम सकारात्मक विधि या पॉजिटिव लॉ कहते हैं। एक होते हैं कॉमन लॉ। कॉमन लॉ वो होते हैं जो न्यायपालिका अपने किसी निर्णय के द्वारा, मतलब विधायिका ने वो कानून नहीं बनाया लेकिन न्यायपालिका को जरूरत लगी, तो उसने अपने निर्णय के द्वारा ही वो कानून बना दिया, तो इसको हम कह देते हैं लोक विधि, यानी कॉमन लॉ। और जो नेचुरल लॉ है और जो डिवाइन लॉ है, ये लगभग लगभग एक तरीके एक जैसा ही है, यानी प्राकृतिक विधि और ईश्वरीय विधि। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो मानव है उसको जन्मजात कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, और जैसे कि जीने का अधिकार हो गया या उसको सांस लेने का अधिकार हो गया, ऐसे कुछ अधिकार जो उसको जन्म के साथ ही मिलते हैं, तो वो दोनों का कोई छीन नहीं सकता। इस ये जो होते हैं ये प्राकृतिक विधि या ईश्वरीय विधि के अंतर्गत आ जाते हैं। और अब विधायिका और कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो विधायिका दो तरीके की होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है विधायिका में, या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जैसे भारत में संसदीय लोकतंत्र है, और यूएसए में राष्ट्रपति लोकतंत्र है, यानी वहाँ राष्ट्रपति का शासन है, भारत में संसद का शासन है, भारत में संसद चलती है। कार्यपालिका में ये बताया करें तो उसमें तीन चार तरीके की होती है, जैसे राष्ट्रपति, जहाँ पर राष्ट्रपति कार्यपालिका में राष्ट्रपति प्रधान होगा। जहाँ संसदीय कार्यपालिका जैसे भारत में है तो वहाँ पे
पूरा एक संघ होता है अलग अलग, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और फिर उसकी मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल, ये तीनों पार्ट मिलकर संघीय कार्यपालिका भारत में बनाते हैं। तो संघीय कार्यपालिका होती है जहाँ पर अलग अलग सदन होते हैं या अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में पावर होती है, एक के हाथ में नहीं होती। नेक्स्ट है द्वैत कार्यपालिका, इसमें दो लोगों के हाथ में पावर दी जाती है निर्णय लेने की। ये कहाँ मिलती है? फ्रांस के अंदर। एक होती है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका में क्या होता है, जैसे एक दो से ज़्यादा लोगों के हाथ में पावर होती है निर्णय लेने के लिए कि वो कानून बनेगा, लागू होगा, नहीं होगा। ये बहुल कार्यपालिका हमें मिलती है स्विट्जरलैंड में। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारा राज्य व्यवस्था का, कि कैसे प्रेमबल बना, प्रेमबल होता क्या है, संविधान कैसे शुरू हुआ, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, पार्लियामेंट क्या होती है, उसके नॉर्मल जो इंट्रो है वो क्या होता है, और जुडिशरी के क्या काम होते हैं, किस तरीके के लॉ देखे हमने। तो ये सारी चीज़ देखी, इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ के लिए।